कल हमने देखा था पिछले वीडियो में कुछ बायबैक से रिलेटेड इंट्रोडक्शन और उसमें कंडीशंस चेक किए थे हमने कि क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए बायबैक करने के लिए। आज हम उसके थोड़ा और आगे जाते हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करना है और जो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से क्या क्या ज़रूरी है वो हम देखेंगे। तो कल हमने देखा था कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में हमें कुछ चीज़ें पूछी थी, जैसे अमाउंट ऑफ बायबैक, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक करेंगे तो कितने करेंगे। उसके बाद एक और चीज़ देखी थी कि जर्नल एंट्रीज भी हमें कभी कभी क्वेश्चन में पूछेंगे और उसके बाद फाइनल बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक। तो ये चार चीज़ें करनी है हमें। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम लोग। सबसे पहले हम देखेंगे अमाउंट ऑफ बायबैक फाइंड आउट कैसे करना है। अमाउंट ऑफ बायबैक फाइंड आउट करने के लिए कुछ कंडीशन जो हमने कल पढ़ी थी ना, उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। वो कंडीशंस देखना जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारे पास जितने भी रिजर्व्स हैं वो चार कंडीशन हमने देखना लिख लिए। अब उसको कैसे फुलफिल करना है वो हम देखेंगे सॉल्व करने के टाइम पे। हमें सबसे पहली कंडीशन जो दी है यहाँ पे वो है फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स क्या होता है ये हम देखेंगे आज। फ्री रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सिक्योरिटीज प्रीमियम। एक्चुअल में देखा जाए नाम से ही पता चल रहा है फ्री रिजर्व होता है फ्री हो। तो फ्री रिजर्व मतलब डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब ऐसा प्रॉफिट, ऐसे रिजर्व्स जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास अवेलेबल हो। तो जनरल देखो नाम से ही पता चल रहा है ये जनरल वाला रिजर्व है। तो जनरल मतलब जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमने क्रिएट करके नहीं रखा है, तो ये जनरल रिजर्व है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये क्या है, ये हमारा अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। सिक्योरिटीज प्रीमियम ये जो दो है ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम से पहले ये बता दूं, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हमारे डिविजिबल प्रॉफिट में जाते हैं। इसका कैटेगरी क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल। इसको शॉर्टकट में हम डीपी बोलेंगे। और सिक्योरिटीज प्रीमियम ये डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है, ये नॉन डिविजिबल प्रॉफिट है, लेकिन बायबैक के लिए इसको यूज किया जा सकता है। अब ये हमें कहाँ पे बताया था, जैसे हमने कल देखा था ना सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, उसमें लिखा है कि हमें फ्री रिजर्व्स यूज करना है बायबैक के लिए, अमाउंट के लिए, लेकिन उसमें होगा क्या क्या, तो डिविजिबल प्रॉफिट और एनडीपी में का, नॉन डिविजिबल में का सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम नाम से ही पता चल रहा है ये कहाँ से आता है। तो जितने भी हम शेयर्स वगैरह, बॉन्ड्स हो गए या फिर डिवेंचर इशू करते हैं, उस पर जो भी प्रीमियम हमें मिलता है ना, हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम में लिखते हैं। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में प्रीमियम का ही अमाउंट है और उसको यूज भी कहाँ पे करना है, तो प्रीमियम पे करने के लिए। बायबैक हम जब करते हैं तो सिर्फ फेस वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे शेयर होल्डर्स को, उसके ऊपर कुछ प्रीमियम भी देंगे। तो वो प्रीमियम कहाँ से देना है, यहाँ से देना है, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट में वैसे भी हमें बोला है कि आप जब भी बायबैक करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, जितना भी फ्री रिजर्व है वो एक लिमिट चेक करेंगे कि हमारा जितना भी प्रॉफिट है, जितना भी बायबैक का अमाउंट है, वो फ्री रिजर्व से ज़्यादा नहीं हो। और इतना तो क्लियर ही है कि हमारे पास जितना पैसा अवेलेबल है उससे ज़्यादा पैसा तो हम लोग दे नहीं पाएंगे ना शेयर होल्डर्स को, तो इसलिए ये लिमिट चेक करना है। नेक्स्ट है पहला कंडीशन ये था। दूसरा 25% ऑफ ओन फंड्स। कल हमने चार कंडीशन देखा था ना, तो उसमें का दूसरा कंडीशन ये 25% ऑफ ओन फंड्स। ओन फंड क्या होता है, कल देखा था हमने। ओन फंड मतलब शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। शेयर कैपिटल देखो, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ये दो कैपिटल होते हैं हमारे पास। तो शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। पहले हमने देखो ये अमाउंट लिख लिया, ये फॉर्मेट है, इसमें दो कॉलम बनेंगे, एक इनर और एक आउटर। हम ढूंढ क्या रहे हैं, अमाउंट ऑफ बायबैक ढूंढ रहे हैं। अमाउंट ऑफ बायबैक कि ये क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, हमें ढूंढना पड़ता है, लेकिन हम कंडीशंस भी देखेंगे कि वो वायलेट नहीं हो पाए। तो कंडीशंस भी चेक करेंगे और हम उसके सहारे से अमाउंट भी निकालेंगे। तो पहला है फ्री रिजर्व्स। इनर कॉलम में हम इसका अमाउंट लिखेंगे और टोटल आउटर में। अब 25% ऑफ ओन फंड्स, ये तो हमने कल ही देखा था। ओन फंड्स क्या होता है, ओन फंड्स मतलब शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। शेयर कैपिटल में हमारे पास होता है इक्विटी और प्रेफरेंस, दोनों का टोटल ले लो, ये हमें मिल गया ए का टोटल। फ्री रिजर्व्स क्या होता है, तो ये देखो फ्री रिजर्व हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था ऊपर, ये हम यहाँ से ही ले लेंगे, ये मिल जाएगा बी।
अब हम इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा ओन फंड्स। ओन फंड्स इसको ही इक्विटी भी बोला जाता है, ओन फंड्स मतलब ही इक्विटी। दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करके हमने लिख लिया। अब हमें ओन फंड्स नहीं चाहिए, हमें 25% ऑफ ओन फंड्स चाहिए, तो ओन फंड्स का 25% निकालेंगे और ये मिल जाएगा हमें दूसरा वाला अमाउंट, फाइनल अमाउंट बाहर लिखेंगे आउटर कॉलम में। नंबर 3, याद करो कल हमने जो कंडीशन चेक किया था उसमें से नेक्स्ट कंडीशन क्या था, लास्ट कंडीशन जिसका एक्सप्लेनेशन भी किया था हमने कि हमारा डेट इक्विटी रेशो देखना है यहाँ पर, डेट इक्विटी रेशो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या था कि हमारा जितना भी डेट्स है, हमारा जितना भी डेट्स है उसका हाफ इक्विटी होना चाहिए। तो अगर मेरा डेट 2 रुपया है तो इक्विटी कितना होना चाहिए, 1 रुपया, मतलब मेरा डेट्स इक्विटी से डबल होना चाहिए। तो अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है, समझो हमारे पास एग्जांपल लेते हैं अमाउंट लेके, डेट हमारे पास है 2 लाख, हमारे पास 1,20,000 का इक्विटी है। अगर ये कैसे, तो हमारे हिसाब से आइडल रेशो क्या था 2:1, मतलब अगर ये 2 लाख है तो इक्विटी कितना होना चाहिए, 1 लाख तो मिनिमम होना ही चाहिए ना, मतलब ये इसके डबल हो जाएगा। इन शॉर्ट हमारे पास 20,000 का अमाउंट एक्स्ट्रा पड़ा है तो हम लोग बायबैक 20,000 का ही कर सकते हैं। तो इसी रेशो को हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिखा है, ओन फंड्स माइनस हाफ ऑफ डेट्स। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखो ओन फंड्स का अमाउंट हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर है, ओन फंड्स का अमाउंट यहाँ पर लिख लेंगे और हाफ ऑफ डेट्स, डेट्स का मीनिंग बताया था मैंने कल, डेट्स क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो सिक्योर्ड भी हो सकता है अनसिक्योर्ड भी, मतलब इन शॉर्ट सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स डेट्स हो सकते हैं। अब ये डेट्स में क्या क्या आ सकता है, डिबेंचर्स आ सकते हैं, बैंक लोन आ सकता है, अनसिक्योर्ड लोन वगैरह वगैरह, लेकिन लॉन्ग टर्म होना चाहिए, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों होते हैं। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, डेट्स क्या होता है, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म बोरिंग, डेट का मीनिंग उधार लिया हुआ पैसा लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये हो गया ओन फंड्स माइनस हाफ ऑफ डेट। ये किस लिए था, ये डेट इक्विटी रेशियो 2:1 है ना, इसको ही थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हमने। और लास्ट कंडीशन चेक करेंगे जो था 25% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हम जो बायबैक करेंगे वो 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम चलेगा या फिर उतना भी चलेगा। तो वो चेक कर लेंगे कि 25% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ले लिया हमने और इसको ऑफर प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने कल देखा था, देखो वीडियो के एंड में, कि हमारे पास दो क्वेश्चन पूछे थे, 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्वेश्चन एग्जाम में, ऑफर प्राइस दिया होगा या तो ऑफर प्राइस नहीं दिया होगा। अगर क्वेश्चन में ऑफर प्राइस दिया है, उस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ऑफर प्राइस जो क्वेश्चन में दिया होगा वो हमें यहाँ पर लिखना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करके। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू ऑफर प्राइस, इसका अमाउंट एक फाइनल मिलेगा जो हमें बाहर लिखना है, इसका भी लिखेंगे। देखो ये 4 अमाउंट मिल गई चारों कंडीशन की। अब हमें क्या करना है, अमाउंट ऑफ बायबैक फाइनल क्या रहेगा वो चेक करना है, और वो रहेगा लोअर ऑफ 1 2 3 4, ये चारों में से जो भी कम होगा वो यहाँ पे लिखना है। अब सवाल आता है कि ये ऐसा क्यों, अमाउंट ऑफ बायबैक लोअर ऑफ 1 2 3 4 क्यों, ये चारों में से सबसे कम वाला अमाउंट क्यों। इसका रीजन ये है कि हमारे पास देखना, ये कंडीशन एक्चुअल में अगर हम पहला वाला कंडीशन छोड़ देना तो दूसरा तीसरा और चौथा, ये तो कंडीशन हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है कि हम मैक्सिमम कितना बायबैक कर सकते हैं, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम अमाउंट 25% ऑफ ओन फंड्स। फिर ये तो था डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन करने के लिए इतना मैक्सिमम कर सकते हैं, फिर ये 20% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो अगर हमने समझो ये कंडीशन फिलहाल के लिए छोड़ दो, इसमें से एक मैक्सिमम अमाउंट हमने दोनों के लिए निकाला। समझो एग्जांपल लेते हम लोग, सेकेंड वाला अमाउंट आया 80,000, इसका अमाउंट आया 1 लाख और इसका आया 1,50,000।
अगर समझो इसके हिसाब से 80,000 बायबैक कर सकते हैं हम लोग, इसके हिसाब से 1 लाख, तो हम अगर समझो 150 का अमाउंट पकड़ के चलेंगे तो 150 अगर हम करेंगे तो 80,000 से तो ज़्यादा हो रहा है ना, वो मतलब 25% से ज़्यादा हो रहा है। और हमारे लिए कंडीशन सेक्शन 68 ने क्या बोल के रखा था कि 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हमने 150 किया तो ये 80,000 के तो ऊपर जा रहा है, 25% से ऊपर जा रहा है, मतलब ये कंडीशन फिर सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी अगर हमने 150 किया तो। अगर 1 लाख किया तो समझो 1 लाख किया, ये 1 लाख भी तो 80,000 के ऊपर है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, 80,000 ये अमाउंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब 80,000 सिलेक्ट करने से होगा क्या, हमारा देखो कोई भी कंडीशन वायलेट नहीं हो रहा है, हमारे पास इतना अवेलेबल है और ये मैक्सिमम अमाउंट था ना, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, इतना चलेगा, इससे कम चलेगा 1 लाख से, तो इससे कम चलेगा तो 80,000 इससे कम ही है। फिर ये अमाउंट भी सेम, इतना चलेगा या तो फिर इससे कम चलेगा, देखो 80,000 भी चलेगा, तो इसलिए हमने कम वाला अमाउंट लिया। अब कल हमने ये 3 कंडीशन पढ़ा था, लेकिन ये वाला कंडीशन फ्री रिजर्व वाला नहीं पढ़ा था। ये कंडीशन लेने का यहाँ पे रीज़न क्या है वो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये फ्री रिजर्व है क्या, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये हमारा रिजर्व है, हमारा सेविंग्स है। अगर हमने समझो 80,000 डिसाइड कर लिया, चलो ठीक है 80,000 कंडीशन के हिसाब से तो 80,000 आ रहा है, लेकिन हमारे पास रिजर्व्स ही 70,000 हो तो, अगर हमारे पास रिजर्व ही 70,000 है तो ऐसे केस में हम लोग 80,000 का बायबैक कैसे करेंगे। बायबैक करने के लिए तो अमाउंट अवेलेबल होना चाहिए ना, रिजर्व होना चाहिए उतना। तो अगर हमारे पास रिजर्व ही 80,000 से कम है तो हम इतना बायबैक नहीं कर पाएंगे, 80,000 नहीं कर पाएंगे। तो ये था ये कंडीशन लेने का रीज़न। इसलिए हमने क्या किया, सबसे कम वाला जो अमाउंट है ना वो अमाउंट लिया, ताकि चारों में से कोई भी कंडीशन ब्रेक ना हो, वायलेट ना हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा कि करना क्या है। एक्चुअल में देखा है तो ये चैप्टर काफ़ी सिंपल है, ये कंडीशन समझाने में इतना टाइम लगेगा लेकिन सॉल्व करने में इतना टाइम लगेगा नहीं। आपको बस ये 4 कंडीशन यहाँ पे उतार देना है, सबका अमाउंट ही फिल करना है। क्वेश्चन में ऑलरेडी सब कुछ दिया होता है, यहाँ से भी सब कुछ मिल जाएगा क्वेश्चन से ही। यहाँ पर सब लिखने के बाद हमें मिलेगा अमाउंट ऑफ बायबैक, एक अमाउंट मिल गया। अमाउंट मिलने के बाद हमें नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा ये भी पता करना जरूरी है। लेकिन आप बोलोगे कि नंबर ऑफ शेयर्स तो 25% है ना, वो मैक्सिमम अमाउंट है, वो क्या है मैक्सिमम अमाउंट, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार 25% ही करना है, उससे कम भी तो हो सकता है ना। अब हमारे पास एक अमाउंट अवेलेबल है, देखना यहाँ पे अमाउंट ऑफ बायबैक हमें मिल चुका है। अब हमें देखना है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ बायबैक इज इक्वल टू, हमारे पास देखो क्या क्या 2 चीजें हैं, अमाउंट मिला है अभी हमको और हमारे पास एक ऑफर प्राइस भी ऑलरेडी है। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक शेयर कितने में बायबैक करना है। तो नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग निकाल सकते हैं ना, कैसे, तो अमाउंट ऑफ बायबैक जो हमने अभी निकाला अपॉन ऑफर प्राइस जो क्वेश्चन में दिया होता है। अगर हम टोटल अमाउंट को एक ऑफर प्राइस से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। तो ये मिलने के बाद हमें जो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ना वो मिल चुकी है, अमाउंट ऑफ बायबैक मिल गया, नंबर ऑफ शेयर्स भी मिल गया। अब ये 2 चीज़ें मिलने के बाद इसके बाद क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज पूछा रहेगा और बैलेंस शीट पूछा रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे कि जर्नल एंट्रीज कैसे सॉल्व करना है और उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देंगे। इसको रफ करने से पहले आप लोग इसको लिख लेना, कॉपी कर लेना पॉज करके। ये आपने लिख लिया होगा। ये लिखने के बाद अब इसके बाद का जो स्टेप है वो है जर्नल एंट्रीज। इसके बाद हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज। लेकिन इस वीडियो में इतना ही, आप अब तक जितना दिया है उसको अच्छे से पढ़ लो। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज करेंगे और बैलेंस शीट वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऑलरेडी आपको पता ही है। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक ये वीडियो देखते रहिए ऐसे ही।